जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू यूट्यूब हब। पॉलिटी के आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। देखो, ये जब एक्ट आया था तब ब्रिटिश में क्राउन थी विक्टोरिया और भारत में वायसराय थे लैंसडाउन। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग। 1833 का जब चार्टर एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। 1858 का जब एक्ट आया तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया और प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और इस समय पे वायसराय कौन है? लैंसडाउन। इस एक्ट में प्रावधान क्या थे? जो केंद्रीय विधान परिषद है और जो प्रांतीय विधान परिषद है, इनकी सदस्य संख्या में वृद्धि करी गई। केंद्रीय विधान परिषद में कम से कम 10 और अधिकतम 16 सदस्य होंगे, जिसमें से आधे गैर सरकारी होंगे। आधे गैर सरकारी होंगे केंद्रीय विधान परिषद में। इसके साथ ही बजट में क्या प्रावधान थे? तो जो केंद्रीय विधान परिषद में 3 सदस्य शामिल थे भारतीय, 1861 के एक्ट द्वारा हुए थे। इनको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट में प्रावधान हुआ कि इन सदस्यों की शक्ति बढ़ाई गई। कैसी शक्ति? कि 6 दिन की पूर्व सूचना पर प्रश्न पूछने का अधिकार। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आपको 6 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। मतलब आप जो प्रश्न पूछ रहे हो वो सिर्फ वही पूछोगे, उसके अलावा दूसरा सवाल कोई नहीं पूछोगे। मतलब दूसरा प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। मत देने का अधिकार भी नहीं था, मतलब मताधिकार भी नहीं था। 3 चीज़ें थी। 6 दिन की पूर्व सूचना पर आप प्रश्न पूछ सकते हो, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, मतलब दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते, और आपको मताधिकार का अधिकार नहीं था। अब देखो कि भारत के लिए कितने निकाय काम कर रहे हैं ब्रिटिश के। एक तो है 1773 में गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई, जिसमें सदस्य 4 थे। 1853 में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई, जिसमें 3 भारतीय शामिल हो चुके हैं 1861 के एक्ट द्वारा। 1858 में भारत सचिवालय बनाया गया ब्रिटिश में भारत सचिवालय बनाया गया, जो भारत मामले का सबसे बड़ा निकाय था। प्रांतों में विधान परिषद बनाई गई 1861 में। तो ये 4 निकाय हैं जो भारत के लिए काम कर रहे हैं। जो भारत सचिवालय है या भारत परिषद, ये ब्रिटिश में है, और भारतीयों को प्रवेश केंद्रीय विधान परिषद में मिल गए हैं। तो 3 सदस्य यहाँ पे भारतीय हैं। इसके बाद एक्ट आता है 1909 का, मौर्य मिंटो सुधार। इस एक्ट को मौर्य मिंटो सुधार क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मौर्य है वो भारत सचिव है। कहाँ पे? भारत परिषद में। भारत परिषद कहाँ पे है? यूके में, ब्रिटिश में। और जो मिंटो हैं ये भारत में वायसराय हैं। तो मौर्य मिंटो एक्ट इसीलिए कहा जाता है, या मौर्य मिंटो सुधार। देखो, इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? जो 1892 का एक्ट है उसमें सुधार करना था, उसमें जो कमी रह गई है उसमें सुधार करना था इसका उद्देश्य। लेकिन ये सिर्फ दिखावे का था। आंतरिक उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम में फूट डालना। क्योंकि इस एक्ट के द्वारा मुस्लिम वर्ग को एक अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया, जिस पे वोट मुसलमान करेंगे और जो चुनाव लड़ेगा वो भी मुसलमान ही होगा। तो इस एक्ट में प्रावधान क्या थे? जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, या जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, बनाई गई थी 1773 के एक्ट में। इसमें पहली बार भारतीयों को प्रवेश मिला। जो व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये विधि सदस्य थे। देखो, 1833 के एक्ट में भी एक सदस्य जोड़े गए थे, जो लॉर्ड मैकाले थे, अस्थायी सदस्य थे। ये भी विधि सदस्य थे। इस समय पे भारतीयों को प्रवेश मिला। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे ये विधि सदस्य थे। तो अब केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय 3 शामिल हैं, और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भी भारतीय शामिल हैं।
और जो भारत सचिव है ये ब्रिटिश में है। इसमें भी 2 भारतीयों को प्रवेश मिला, के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो तीनों जगह भारतीयों का प्रवेश हो गया, केंद्रीय विधान परिषद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में और भारत सचिव में जो ब्रिटिश में है। इसके बाद बजट के लिए प्रावधान थे। देखो, इसके पहले जो 1909 का एक्ट पड़ा था, इसमें 6 दिन की पूर्व सूचना पर ही आप प्रश्न पूछ सकते थे और पूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे। इसमें कहा गया कि आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हो, आप बहस भी कर सकते हो, आप मतदान भी कर सकते हो और आप प्रस्ताव भी पेश कर सकते हो। तो इसमें अधिकारों को बढ़ाया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। देखो, एक निर्वाचन मंडल बनाया गया जिस पे सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा, सिर्फ मुसलमान चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही मुसलमान वोट देगा, सिर्फ मुसलमान वोट देगा। इसी को बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है। और इसीलिए इस एक्ट को कहा जाता है फूट डालो और राज करो, और यही इनका उद्देश्य था इस एक्ट को आने का। जो केंद्रीय विधान परिषद थी, जहाँ पे 3 भारतीय शामिल हो चुके हैं, यहाँ पे सदस्य संख्या बढ़ाई गई, कम से कम 16 और अधिकतम 60 होगी, जिसमें से आधे गैर सरकारी होंगे। इसके पहले कम से कम 10 और अधिकतम 16 थी। इस एक्ट के बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1919 का एक्ट, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस समय पे जो भारत सचिव हैं जो यूके में, वो है मॉन्टेग्यू, और जो भारत में वायसराय हैं वो है चेम्सफोर्ड। और इस समय पे ब्रिटिश के राजा हैं जॉर्ज पंचम। इस एक्ट में प्रावधान क्या थे? तो जो आज की संसद है जिस तरह की द्विसदनात्मक, तो वो सोर्स यहाँ से लिया गया है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। राज्यसभा परिषद बनी और केंद्रीय विधान परिषद। राज्य परिषद को हम बोलते हैं उच्च सदन और केंद्रीय विधान परिषद को बोलते हैं हम निम्न सदन। जो आज की लोकसभा है इसे हम बोलते हैं निम्न सदन, और जो राज्यसभा है इसे हम बोलते हैं उच्च सदन। इसमें टोटल जो सदस्य थे वो थे 60। इसमें टोटल जो सदस्य थे वो थे 60, जिसमें से निर्वाचित थे 34 और मनोनीत थे, नॉमिनेटेड थे 26। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य थे 145, जिसमें से 104 थे निर्वाचित और 41 थे मनोनीत, नॉमिनेटेड। और ये जो चुनाव होगा यहाँ पे जो निर्वाचित हैं, जो चुनावी हैं, ये चुनाव होंगे कैसे? ये होंगे प्रत्यक्ष चुनाव, मतलब सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। सीमित मताधिकार होगा। सीमित मतलब ऐसा कि जो अच्छा टैक्स पे करता है, जो शिक्षित व्यक्ति है, जो संपत्ति है जिसके पास अच्छी, सिर्फ वही वोट दे सकता है। तो सीमित मताधिकार था। इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार था। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस एक्ट में मिला? वो है 1919 का एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। पहली बार केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। जो 1833 के एक्ट में केंद्र और राज्य का बजट एक कर दिया गया था, मतलब संपूर्ण भारत के लिए एक बजट आ रहा था 1833 के एक्ट से। 1919 के एक्ट में क्या किया गया? केंद्र और राज्य के बजट को अलग अलग कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, इसमें 6 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीयों को होना अनिवार्य हो गया। अभी तक एक सदस्य थे जो अभी जोड़े गए थे, वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। 1909 के एक्ट में सत्येंद्र नाथ सिन्हा को जोड़ा गया था। लेकिन इस एक्ट में क्या है? कम से कम 3 भारतीय होंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार बढ़ाया गया। 1909 के एक्ट में मुस्लिम वर्ग के लिए निर्वाचन मंडल बनाया गया था, जिस पे वोट जो चुनाव लड़ेंगे वो मुसलमान होंगे और जो वोट भी डालेगा वो भी मुसलमान ही होगा। इस एक्ट में इस दायरे को बढ़ाया गया, इस आधार को बढ़ाया गया। अभी तक मुसलमान के लिए था,
अब सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार बढ़ाया गया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रांतों में द्वैध शासन। देखो, द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। कैसे? प्रांतों में द्वैध शासन, एक तो सब्जेक्ट बनाए गए हस्तांतरित और एक बनाए गए आरक्षित। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर्ड और आरक्षित मतलब रिजर्व। कुछ रिजर्व सब्जेक्ट जिस पे सिर्फ वायसराय कानून बनाएगा और कुछ हस्तांतरित या ट्रांसफ़र विषय जिन पे जो मंत्रिमंडल है, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं तो जो मंत्रिमंडल है वो इन पे कानून बनाएगी या फिर स्वशासन करेगी। तो इन एक्ट में जो हस्तांतरित विषय हैं इनमें रखे गए शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक मनोरंजन, ये सब विषय इसमें रखे गए हस्तांतरित में। इसका संचालन कैसे होगा? जो हस्तांतरित विषय है ये कैसे होंगे? तो ये बनाए जाएंगे और इनको मैनेज करेगा गवर्नर, और जो विधान परिषद में मंत्री हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो भारतीय हैं, वो इन पर शासन करेगी। और जो आरक्षित विषय हैं, जो रिजर्व विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, वित्तीय, भूमि, टैक्स, न्याय, पुलिस, सेना से संबंधित या समाचार पत्र से रिलेटेड, ये सब जो विषय हैं इन पे कानून कौन बनाएगा? ये बनाएगा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। तो ये जो हस्तांतरित है, ये जो मंत्री हैं, लोकल मंत्री वहाँ के, वो बनाएंगे। और जो आरक्षित विषय हैं इन पे कानून बनाएगा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। इसके साथ ही ली आयोग का गठन किया गया 1923 में। 1923 में ली आयोग का गठन हुआ, जिसके द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जो यूपीएससी है। और 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी या लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है साइमन कमीशन। देखो, इस एक्ट में प्रावधान था कि इस एक्ट के 1919 में आया। इस एक्ट के आने के बाद 10 साल बाद एक आयोग आएगा, इस एक्ट की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। उस आधार पे अगला एक्ट आएगा। लेकिन क्या हुआ कि इस एक्ट में 10 साल बाद आना था, मतलब 1929 को आना था। इस आयोग को 1929 को आना था जांच करने, लेकिन ये आ गए 1927 को, मतलब 2 साल पहले आ गए। तो ये हम अगले एक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रावधान अगले एक्ट में है। इस आयोग का जो बहुत ज़्यादा प्रभाव है वो पड़ेगा 1935 के अधिनियम में। इसके साथ ही जो भारत परिषद है, जो यूके में है, उसमें 15 सदस्य थे। तो और उनका वेतन कहाँ से जा रहा था? वो जा रहा था यूके से, वो ब्रिटिश के राजकोष से वेतन जा रहा था। इस एक्ट में प्रावधान हुआ, देखो, जो भारत परिषद है यूके में, इनका वेतन जा रहा था भारतीय राजकोष से जा रहा था। और भारत परिषद में सदस्य कितने थे? 15। इनका वेतन जा रहा था भारतीय राजकोष से। इस एक्ट में प्रावधान हुआ कि जो ये वेतन है या इनका जो खर्च है, अब वो ब्रिटिश राजकोष से ही जाएगा। ब्रिटिश राजकोष से इनका वेतन जाएगा। तो इन्होंने सदस्य संख्या 15 से घटाकर 8 कर दी। देखो, जब भारत से जा रहा था वेतन तब सदस्य थे 15, और जब उन्हें खुद देना पड़ा तब उन्होंने सदस्य संख्या 8 कर ली, कम कर लिए। तो इस एक्ट के बाद आता है 1835 का अधिनियम, जो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट है वो है इसी का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा पार्ट 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। 1935 का अधिनियम हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।